नमस्ते दोस्तों। 2014 में एक साइंस फिक्शन फिल्म आई थी जिसका नाम है इंटरस्टेलर। इस फिल्म में साइंस के बड़े बड़े कॉन्सेप्ट को दिखाया गया था, जैसे कि वर्म होल, ब्लैक होल एंड टाइम ट्रायल जैसे कॉन्सेप्ट। इस फिल्म का मनी शॉट को या फिर एंड सीन, जहाँ पर जो मेन कैरेक्टर होता है वो स्पेसक्राफ्ट को लेकर एक ब्लैक होल में कूद जाता है। पहले तो उस स्पेसक्राफ्ट को कुछ नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे उस स्पेसक्राफ्ट में आग लगने लगती है, जिसकी वजह से कूपर को इमीडिएटली इजेक्ट करना पड़ता है और वो उस ब्लैक होल में गिरता जाता है। लेकिन एंड में वो अपने आप को एक 5 डायमेंशनल स्पेस में पाता है, जहाँ से वो ग्रेविटी की मदद से अपने पास को देख पाता है। ये फिल्म डायरेक्ट की थी क्रिस्टोफर नोलन ने साइंटिस्ट के साथ मिलकर। तो जो भी साइंस के कॉन्सेप्ट इस फिल्म में दिखाए गए वो ऑलमोस्ट एक्यूरेट है, लेकिन जो ब्लैक होल में गिरने वाला सीन था वो पूरी तरीके से फिक्शनल था, क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि आखिरकार हम ब्लैक होल में गिरेंगे तो आखिरकार क्या होगा। तो दोस्तों, आखिरकार क्या है ब्लैक होल्स, कैसे बनते हैं एंड वाकई में ब्लैक होल इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं, आइए समझते हैं इस वीडियो में ब्लैक होल को बड़ी गहराई से। सबसे पहले सवाल पर आते हैं कि ब्लैक होल क्या है। ब्लैक होल हमारे स्पेस की ऐसी जगह है जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज्यादा इमेंस होती है कि जहां से मैटर एंड लाइट एस्केप नहीं कर सकती। ब्लैक होल, इसका नाम थोड़ा मिसलीडिंग लगता है क्योंकि एक्चुअली में स्पेस में कोई ऐसा होल नहीं होता है, बल्कि ब्लैक होल का खुद का मास होता है। इसकी वजह से ही ट्रिमेंडस ग्रेविटेशनल फोर्स उसकी होती है। लेकिन दोस्तों, इससे भी बड़ा सवाल है कि आखिरकार ब्लैक होल्स बनते कैसे हैं। तो मैं इसका सीधा आंसर देना चाहूंगा कि हमारे स्टार्स से। हमें पता है कि एक स्टार में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की वजह से वो अपनी एनर्जी पाता है। एक स्टार के कोर में जब भी कोई एटम्स एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो एनर्जी एंड रेडिएशन रिलीज होता है, जिसकी वजह से एक स्टार को उसकी एनर्जी मिलती है। एंड जो भी रेडिएशन फोर्स पैदा हुई वो कोर से बाहर की ओर पुश करती है। एंड स्टार के खुद के मास की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स कोर को अंदर की तरफ पुश करती है। एंड ये दोनों ही फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस आउट करती है, जिसकी वजह से एक स्टार स्टेबल रहता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है, एक स्टार के कोर के अंदर भारी एलिमेंट्स बनने लगते हैं। एंड ये तब तक बनते हैं जब तक ये भारी एलिमेंट्स आयन में कन्वर्ट नहीं हो जाते। एंड हमें पता है कि आयन किसी भी तरह की एनर्जी रिलीज नहीं करता है, जिसकी वजह से एक स्टार के कोर में आयन बढ़ता रहता है। एंड एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पर रेडिएशन फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस आउट थी, वो डिसरप्ट हो जाती है। और ये टाइम एक स्टार का एंडिंग फेज होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इतनी ज्यादा कम हो जाती है कि वो स्टार खुद पर ही कोलैप्स कर जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। एंड फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में वो अपने आप पर कोलैप्स कर जाता है। एंड लास्ट में एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है, जिससे कि वो एक न्यूट्रॉन स्टार बनता है या फिर एक ब्लैक होल बन जाता है। अगर उस स्टार के कोर का मास बहुत ज्यादा हुआ तो वो एक ब्लैक होल बन जाता है। दोस्तों, हमारी गैलेक्सी में मौजूद हर एक स्टार ब्लैक होल नहीं बन सकता, क्योंकि ये मैटर करता है स्टार के साइज पर। हमारे सूरज की बात करूं तो हमारा सूरज कभी भी एक ब्लैक होल नहीं बन सकता, क्योंकि हमारे सूरज की साइज वैसे तो बहुत बड़ी है, लेकिन ब्लैक होल बनने के लिए हमारे सूरज की साइज भी छोटी है। तो आखिरकार स्टार की साइज कितनी होनी चाहिए तो वो ब्लैक होल बनेगा, वो एक्सप्लेन करने के लिए इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। उन्होंने एक चंद्रशेखर लिमिट निकाली थी। उन्होंने ये कहा था कि कोई स्टार हमारे सूरज से तकरीबन 1.4 टाइम्स बड़ा होगा तो ही वो एक न्यूट्रॉन स्टार या फिर ब्लैक होल बनेगा। अगर उससे छोटा हुआ तो वो एक व्हाइट ड्वार्फ ही बनेगा, यानी कि एंड में हमारा सूरज एक व्हाइट ड्वार्फ बन जाएगा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारी गैलेक्सी का सबसे बड़ा स्टार आज तक का कौन सा है? तो इस स्टार का नाम है UY स्कूटी, जिसका डायमीटर 1.1886 बिलियन किलोमीटर है। क्या आपको पता है कि 1 बिलियन में कितने जीरोस होते हैं? अगर आपको पता है कि कमेंट बॉक्स से जरूर लिखिएगा। एनीवेज, अब ब्लैक होल पर वापस आते हैं। 2019 से पहले साइंटिस्ट ने जस्ट इमेजिन किया था कि ब्लैक होल कुछ ऐसा ही दिखेगा, लेकिन जब इवेंट होराइजन ने 2019 में ब्लैक होल की पहली तस्वीर निकाली, तब हमें पता चला कि एक्चुअल में जो साइंटिस्ट ने प्रेडिक्ट किया था वैसा ही ब्लैक होल एक्चुअल में दिखता है। हम इस वीडियो में देख पा रहे होंगे कि ब्लैक होल के चारों ओर एक ग्लोइंग डिस्क हमें नजर आती है, और इस डिस्क का नाम है एक्रीशन डिस्क, और ये मेनली क्रिएट होती है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। हमें पता है कि ब्लैक होल बहुत तेजी से घूमता है, इसकी वजह से आसपास का जो मैटर है वो भी काफी तेजी से घूमता है। इसकी वजह से वहाँ का टेम्परेचर, प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि जो मैटर था वो लिक्विड प्लाज्मा बन जाता है। इसकी वजह से वो ग्लो करने लगता है एंड रेडिएशन छोड़ने लगता है।
जिसकी वजह से हमें ग्लोइंग एक्रेशन डिस्क देखने को मिलती है। आपने इस पिक्चर में ये भी नोटिस किया होगा कि हमें ब्लैक होल के ऊपर एंड नीचे भी एक डिस्क नजर आती है। लेकिन दोस्तों ये ऑप्टिकल इल्यूजन है। दरअसल एक्रेशन डिस्क तो एक ही है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से लाइट बैंड होकर हमारे पास पहुंच रही है। इसी की वजह से ब्लैक होल का पीछे का पार्ट भी हमें बैंड होकर नजर आता है, क्योंकि हम ब्लैक होल को साइड व्यू से देख रहे हैं। अगर हम ब्लैक होल को ऊपर से देखेंगे तो कुछ ऐसा नजर आएगा। दोस्तों लॉजिकली देखें तो ब्लैक होल को हम कभी भी नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि ब्लैक होल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन छोड़ता है जो कि विजिबल लाइट के स्पेक्ट्रम में नहीं आता, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक्सरेज होते हैं और हम एक्सरेज को नहीं देख पाते। फिल्म में जो भी हमें ऑरेंज येलोइश कलर एक्रेशन डिस्क का दिखाया गया है वो हमारे कन्वीनियंस के लिए दिखाया गया है। एक्चुअली में इसका कलर ब्लू के ज्यादा पास होगा। जब आप ब्लैक होल को ध्यान से देखेंगे तो ब्लैक होल के पास आपको एक रिंग दिखेगी जिसको फोटोस्फीयर कहा जाता है। यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज्यादा इंटेंस हो चुकी है कि लाइट भी ब्लैक होल का चक्कर लगाने लगी है। दोस्तों अगर आप यहाँ पर पहुंच गए तो लॉजिकली पॉसिबल है कि आप अपने पीछे का हिस्सा देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि लाइट यहाँ पर सर्कल लगा रही है, जिसकी वजह से आप अपने पीछे का हिस्सा भी देख पाएंगे। एंड दोस्तों इसके बाद आती है ब्लैक होल की बाउंड्री, जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं, जहाँ पर ग्रेविटी इतनी ज्यादा इमेंस हो चुकी है कि लाइट भी एब्जॉर्ब हो जाती है। और अगर आप इवेंट होराइजन तक पहुँच गए तो आप वापस कभी भी नहीं आ पाएंगे। और अगर आपको यहाँ से वापस आना है तो लाइट की स्पीड से भी ज्यादा आपको फास्ट ट्रैवल करना पड़ेगा, जो कि एक इम्पॉसिबल बात है। यानी कि ब्लैक होल के ब्लैक पार्ट को हम इवेंट होराइजन कहते हैं, तो होल पार्ट को क्या कहते हैं? तो इसे समझने के लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे एक सिंगुलैरिटी का नाम दिया था। आखिरकार सिंगुलैरिटी क्या है ये किसी को भी नहीं पता। ये शायद इनडिफिनिटली डेंस हो सकती है। मेरा मतलब ये है कि ब्लैक होल का पूरा मास स्पेस के एक सिंगल पॉइंट पर कंसंट्रेटेड हो, जिसका कोई भी सरफेस या फिर वॉल्यूम ना हो। लेकिन एग्जैक्टली क्या वो किसी को भी नहीं पता है। ये एक ऐसा ही है कि हम किसी एरर को 0 से डिवाइड कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि ब्लैक होल एक वैक्यूम क्लीनर की तरह है जो अपने आसपास चीजों को खींचता है। लेकिन दोस्तों अगर हम हमारे सोलर सिस्टम में सूरज की जगह एक उतना ही साइज का एंड मास का ब्लैक होल रख दे तो इतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स में फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये बात जरूर है कि हमारी पृथ्वी जम जाएगी और हम मर जरूर जाएंगे। तो दोस्तों अब सवाल ये है कि अगर आप ब्लैक होल में कूदेंगे तो आपके साथ क्या होगा? हमें पता है कि ब्लैक होल के पास टाइम बहुत ही ज्यादा स्लो बीतता है। अगर आपको ये समझना है तो मैंने इस टाइम ट्रैवल वाले वीडियो में बहुत ही डिटेल में समझाया था कि आखिरकार क्यों ब्लैक होल के पास टाइम बहुत स्लो बीतता है। और मैंने इस वीडियो में टाइम ट्रैवल रिलेटेड थियरीज भी समझाई थी कि कैसे हम फ्यूचर एंड पास्ट में टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो खैर अब वीडियो में वापस आते हैं। तो मैं कहा था हाँ आप ब्लैक होल में गिर रहे हैं। तो मान लीजिए कि मैं और आप डिसाइड करते हैं स्पेस क्राफ्ट को लेकर एक ब्लैक होल के नजदीक जाने का। एंड हम दोनों में डिसाइड होता है कि आप ब्लैक होल में गिरेंगे और मैं आपको स्पेस क्राफ्ट से देखूंगा। तो जैसे आप ब्लैक होल में गिरना शुरू करेंगे तो पहले तो आप बहुत तेजी से जाएंगे, लेकिन जब आप ब्लैक होल के काफी नजदीक पहुंच जाएंगे तो मैं आपको काफी धीरे धीरे गिरता हुआ देखूंगा। और एक पॉइंट तो ऐसा आएगा कि मुझे आप एक जगह पर स्थिर नजर आएंगे। धीरे धीरे आप रेड बन जाएंगे एंड आप एकदम से गायब हो जाएंगे। लेकिन जब आप ब्लैक होल से मुझे देखेंगे तो आपके लिए सब कुछ स्पीड में जाता हुआ दिखेगा। यानी कि पॉसिबल है कि आपको फ्यूचर भी दिख सकता है। एंड ये दोस्तों मैं मजाक में नहीं कह रहा, एक्चुअल में ऐसा लॉजिकली पॉसिबल हो सकता है। लेकिन जब आप इवेंट होराइजन तक पहुंच जाएंगे तो आपके साथ क्या होगा, इसके रिलेटेड दो स्पेक्यूलेशंस मैं निकाल सकता हूँ। एक है कि आपकी एक स्लो एंड टेरिबल डेथ होगी या फिर आपकी इंस्टेंट डेथ हो सकती है। कैसे, आइए समझते हैं। जैसे ही आप इवेंट होराइजन को क्रॉस करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज्यादा इमेंस होगी कि आपके शरीर के हर एक सेल पर इतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स पड़ेगा कि आपका हर एक सेल टीयर डाउन हो जाएगा। जैसे अवेंजर्स एंड गेम में सभी हीरोज डस्ट बन गए थे, जैसे ही आप अपने आप को डस्ट में कन्वर्ट होता देख पाएंगे। दूसरा सिनेरियो ये है कि जैसे ही आप इवेंट होराइजन को क्रॉस करेंगे आपका शरीर इंस्टेंटली स्टार डस्ट में बदल जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी मौत हो चुकी है। एंड दोस्तों दोनों ही सिनेरियोस डिपेंड करते हैं एक ब्लैक होल के साइज पर। अगर आप एक छोटे ब्लैक होल में गिरते हैं तो चांसेस ज्यादा है कि आपकी इंस्टेंट डेथ हो जाएगी, क्योंकि आप इवेंट होराइजन तक बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। लेकिन आप जब एक सुपर मैसिव ब्लैक होल के अंदर गिरते हैं तो चांसेस ज्यादा है कि आप इवेंट होराइजन के पहुंचने तक आप बहुत टाइम तक जिंदा रहेंगे। हमारे यूनिवर्स में ब्लैक होल डिफरेंट साइजेस के मौजूद हैं। जैसे कि किसी ब्लैक होल का साइज हमारे सूरज जितना भी हो सकता है, या फिर कोई एटम जितना भी छोटा हो सकता है, या फिर कोई सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है। एंड ऐसे सुपर मैसिव ब्लैक होल किसी गैलेक्सी के सेंटर में पाए जाते हैं। और आज तक का सबसे सुपर मैसिव ब्लैक होल जिसका नाम है S5
0.0014+81 जो हमारे सूरज से 40 बिलियन टाइम्स ज्यादा बड़ा है एंड इसका डायमीटर 236.7 बिलियन किलोमीटर है। मैं इमेजिन भी नहीं करना चाहता कि ये कितना बड़ा है। तो दोस्तों इतना सब कुछ सुनने के बाद ब्लैक होल में कूदने वाला आइडिया मुझे अक्लमंदी का काम तो नहीं लगता। लेकिन दोस्तों आपके मन में ये सवाल भी जरूर आएगा कि क्या किसी ब्लैक होल की मौत भी हो सकती है? तो इसका आंसर है हाँ। एक ब्लैक होल हॉकिंग रेडिएशन के थ्रू अपना मास घुमाने लगता है और ये हॉकिंग रेडिएशन क्या है वो समझने के लिए हमें एम्प्टी स्पेस में जाना पड़ेगा। दरअसल एम्प्टी स्पेस एम्प्टी नहीं होता, वहां पर वर्चुअल पार्टिकल्स बनते एंड खत्म होते रहते हैं। वैसा ही कुछ ब्लैक होल के नजदीक होता है जहां पर एम्प्टी स्पेस से बने वर्चुअल पार्टिकल्स ब्लैक होल के अंदर जाते हैं एंड उसी टाइम ब्लैक होल से बाहर आने वाले वर्चुअल पार्टिकल्स रियल पार्टिकल्स बन जाते हैं और इसी चीज को हॉकिंग रेडिएशन कहा जाता है। जैसे जैसे ब्लैक होल रेडिएशन छोड़ने लगता है उसका साइज कम होने लगता है एंड ये रिएक्शन स्पीड अप होने लगती है एंड जब ब्लैक होल की लाइफ एंड होने वाली होती है तब मिलियंस ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब के जितना एक बड़ा धमाका होता है और एक ब्लैक होल खत्म हो जाता है। लेकिन दोस्तों इस चीज का कैच ये है कि ये रिएक्शन बहुत ज्यादा धीमी होती है। ये रिएक्शन दोस्तों इतनी ज्यादा स्लो है कि हम किसी ब्लैक होल को मरता हुआ शायद कभी भी नहीं देख पाएंगे। शायद हमारा यूनिवर्स इनहैबिटेबल बन जाएगा तब भी कोई ना कोई ब्लैक होल एग्जिस्ट जरूर करेगा। काइंड ऑफ फैसिनेटिंग, राइट? दोस्तों हमारे यूनिवर्स में ऐसी कितनी ही चीजें हैं जो बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग एंड हमारे समझ के बाहर है। तो दोस्तों ब्लैक होल के ऊपर ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए एंड आप क्या सोचते हैं ब्लैक होल्स के बारे में वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। एंड दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कोई भी नॉलेज या फिर वैल्यू मिली हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके लिए सब्सक्रिप्शन तो फ्री है लेकिन इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है अगला वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि हम पास्ट में टाइम ट्रैवल क्यों नहीं कर सकते तो इस राइट वाले वीडियो पर क्लिक कीजिए और अगर आप टाइम ट्रैवल के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस लेफ्ट वाले वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।